बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जैसे कि रौरे मन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मगर किसान भाई बहन जानकारी लेवे के आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसान पा सकेंगे कृषि के सभी क्षेत्रों का बेहतरीन प्रशिक्षण। धान की फसल में शीघ्र करें खरपतवार एवं कीटों के नियंत्रण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। धान की फसल में वर्तमान समय में खरपतवार की समस्या आती है। साथ ही फसल में तना छेदक एवं पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है, जिसका नियंत्रण समय पर नहीं करने से फसल को नुकसान हो सकता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए निकौनी अवश्य करें। खरपतवार का ज़्यादा प्रकोप होने की स्थिति में ब्यूटाक्लोर दवा का घोल बनाकर फसल में इस्तेमाल बेहतर होगा। तना छेदक या पत्तियों वाले कीटों के नियंत्रण के लिए भी थीप्रोनिल या कार्बोफुरान दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। दवा का इस्तेमाल से पूर्व कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड की जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल हैं। इन किस्मों के मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झिंगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन में सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण करते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम चावल को लेंगे, जिसका औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दाल में जाएं तो मूंग को अगर लेते हैं तो जिसका न्यूनतम दर है 9,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं का न्यूनतम दर है 2800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3400 रुपये प्रति क्विंटल। आलू की बात की जाए तो आलू का दर है 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1,400 रुपये प्रति क्विंटल। चीनी की भाव को ले तो चीनी का न्यूनतम दर है 4100 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4200 रुपये प्रति क्विंटल। आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए वापस लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका एवं टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरे मन के जानकारी देवा थी। फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रोरे मन के एक बार फिर से स्वागत है किसान भाई बहन मन। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज कर जो जानकारी है वो किसान भाई बहन मन ले बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी सेल है कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। भाई अब देखो जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, मौसम तो बदलते रहला। अब ये बदलते मौसम में पशु मन का देखभाल, खान पान उमन के देना बहुत ज़रूरी है। दवा का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई रौरो मन के सीधे में लेके चले थी फीचर के माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। जब मौसम बदल रहा हो तो इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। सुबह शाम तो ठंड रहती है, लेकिन दोपहर में गर्मी हो जाती है, जिस कारण पशु कई प्रकार की बीमारियों की जद में आ जाते हैं। पशुओं में ठंड के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जिन पशुओं ने अभी जन्म लिया है उन्हें हाइपोथर्मिया, निमोनिया और डायरिया आदि रोग होने की संभावना रहती है।
आज हम आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। हमारे साथ पशु विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका दूरदर्शन का कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसे बरसात अब ख़त्म होने वाला है, मौसम भी बदल रहा है जी, तो हमारे जो पशु प्रेमी हैं, किसान भाई हैं, वो अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें? जी, आपने सही बताया। जब अभी मौसम बदल रहा है, अभी बरसात से हमारा ठंडा का मौसम आ रहा है और इस मौसम में पशुओं में अगर हम लोग 3-4 चीज़ों की सावधानी नहीं बरतेंगे तो पशुपालकों को न केवल उत्पादन के रूप में आर्थिक क्षति होगी, बल्कि कभी कभी तो बीमारी लग के उनकी मृत्यु के कारण भी बन सकती है। तो पशुपालकों को अभी 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपने बताया कि ठंड का मौसम आ रहा है, बल्कि आना शुरू हो गया है और ये दिन और रात का टेम्परेचर में दोनों में काफ़ी असमानता है, जिसके चलते पशुओं में तनाव होता है और तनाव के चलते अगर सही से उसका रख रखाव नहीं किया जाए तो परेशानी का सबब भी बन जाता है। तो पशुपालकों को चाहिए कि रात होते ही पशुओं को ठंड से बचाव हेतु वो प्रबंध कर लें। जैसे खिड़की से अगर ठंडी हवा का आ रही है या बदन पर बोरा लगाना हो तो ये सब का इंतजाम कर लें, ताकि पशुओं में जो ठंड के चलते जो अत्यधिक ऊर्जा के रूप में जो विसर्जन हो रहा है उस पर वो रोक सके, लगाम लगा सकें और उत्पादन में किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जानकार कहते हैं कि गर्मी हो या सर्दी की शुरुआत, रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। इससे पशुओं की जान भी जा सकती है। ये रोग वायरस से फैलता है। ये विषाणु हवा में होते हैं और हवा के द्वारा ही जीभ, मुंह, आंत, खुर, थन, खुले घाव से पशु के खून में पहुंच जाते हैं। इस रोग का कोई निश्चित उपचार नहीं होता है। मुंह और खुरों के घावों को पोटाश और फिटकरी के पानी से धोना चाहिए। एंटीबायोटिक इन्हें जरूर देनी चाहिए। अभी जैसे कि बरसात के मौसम में पशुओं के पेट के अंदर जिसको बोलते हैं अंतःकृमि, है ना, जो फीता कृमि के रूप में, गोल कृमि और यकृत कृमि के रूप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका प्रजनन बढ़ता है। और ये अंतःकृमि जो होता है ना केवल उसके उत्पादन को कम करता है, बल्कि तनाव का भी एक प्रमुख कारण है, जिसके चलते पशुओं में ना केवल दूध का उत्पादन घटती है, बल्कि जो उसकी पेट में पल रहे बच्चे होते हैं या जो भ्रूण का विकास होता है या हीट में आना होता है, ये सब चीज़ भी कमी आती है। और खून की कमी के चलते जो वे दाना पानी खा रहे हैं उसका यथार्थ लाभ पशुपालकों को नहीं मिल पाता है। तो इस मौसम में पशुपालकों को चाहिए कि वे कृमिनाशक दवा बरसात के बाद अपने पशुओं में निश्चित रूप से दें, है ना। कृमिनाशक के रूप में आप एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल या ऑक्सीक्लोजानाइड के रूप में आप उसको ज़रूर से ज़रूर दें खाली पेट में। इससे जो अंतःकृमि की समस्या होती है वो कम होगी। जानकार कहते हैं कि पशुपालन के लिए पशुओं को खराब मौसम से बचाने की आवश्यकता होती है, ताकि पशुओं को प्राप्त उत्पादन के स्तर को बनाए रखा जा सके और पशुपालन से मुनाफा कमाया जा सके। बरसात के मौसम में पशुओं का खास ख्याल रखना चाहिए। इस मौसम में वातावरण में अधिक आर्द्रता होने और तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से नकारात्मक असर पड़ता है। अगर समय रहते सावधानियां नहीं बरती जाए तो पशुओं में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और कई बार उनकी जानें भी जा सकती हैं। कि अभी केवल ये अंतःकृमि ही पशुपालकों को नहीं समस्या का कारण बनता है, बल्कि बहुत सारे हमारे पशुओं के शरीर में जिसको हम लोग बोलते हैं टिक्स, उसका संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और ये टिक के चलते ब्लड प्रोटोजोन जो डिजीज़ जैसे सर्रा हो गया, थैलेरिया हो गया, एनाप्लाज्मा हो गया, बेबेसिया हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा रोग हमारे पशुपालकों को देखने को मिलती है। और ये सारी जो ब्लड प्रोटोजोन डिजीज़ जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सर्रा हो गया, एनाप्लाज्मा हो गया, बेबेसिया हो गया, ये केवल पशुपालकों का उत्पादन क्षमता, पशुओं की उत्पादन क्षमता केवल नहीं घटाती है, बल्कि ये जानलेवा बीमारी भी होती है। तो ये जो हमारा जो एक्टोपैरासाइट्स है, टिक्स है, और जो आसपास का जो मक्खी बढ़ रहे हैं, तो इसको भी रोकथाम के लिए पशुपालकों को प्रबंध करना चाहिए। और जहर स्नान अपने पशुओं को ज़रूर से कर लें। ब्यूटॉक्स नाम का एक जहर आता है,
मालाथियोन या मालाथियोन के रूप में है, उसका आप 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके पशुओं को आप जहर स्नान करा लें। पशु बाड़े में पानी का रिसाव पशुओं के आराम को प्रभावित करता है। यदि पशु बाड़े का फर्श साफ नहीं है और हर समय गीला रहता है तो फर्श पर जीवाणु पनपने लगते हैं। पशु थनैला रोग या अन्य रोगों की चपेट में आ जाते हैं। गीले फर्श पर खुरों में होने वाले रोग भी बढ़ जाते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर यह जरूरी है कि पशु चिकित्सक से सलाह लेकर अपनी पशुओं का देखभाल करें और उनका उपचार करवाएं। अभी जैसे पशुओं में बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो तनाव के चलते इसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके चलते हमारे जो बाह्य कारक है, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ या फंगस हुआ, इसकी संभावना भी पशुओं में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि अभी के मौसम में, अक्टूबर के मौसम में आपका खुरहा, किसान भाई भली भांति रूप से इस रोग से परिचित होंगे। ये खुरा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पशुओं में फैलने की संभावना रहती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि निश्चित रूप से अभी के मौसम में आप खुरहा का टीका लगा लें, और खुरहा लगाने से न केवल आप पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं, बल्कि अगर हो जाता है तो ये हमेशा के लिए इसका दूध उत्पादन कम हो जाता है, या जो शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उसकी कार्यशक्ति भी कम हो जाती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि अभी के मौसम में वो खुरा से बचाव हेतु टीका जरूर लगा लें। तो किसान भाई बहन मन अब रौरे में जान गेली कि कैसे का करे के है नहीं। अब चलो दूसर जानकारी को बढ़ती हम कि तेलहनी फसल लगाए कर पहले खेत कर तैयारी कैसे करल जाए, है नहीं। तेलहनी फसल जो है ये तो बहुत सुंदर होवेला, बढ़िया होवेला, और एकर देखभाल करना बहुत ज़रूरी है नहीं। तो किसान भाई बहन मन इकरो जानकारी अगर और में चाहिए तो और में हम सीधे लेकर चलते हमारे कर विशेषज्ञ साहब हैं, उनकर से जानकारी दिवाई देवा थी। नमस्कार, मैं नीरज। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांटू। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेशमा शिंदे। आइए इनसे हम बात करते हैं तिलहनी फसल लगाने के पूर्व खेत की तैयारी कैसे की जाए। समय होता है अक्टूबर का पहले सप्ताह से नवंबर के एंड तक, या कुछ तिलहनी फसल है जो 15 सितंबर से लेके नवंबर एंड तक आप लगा सकते हैं। तो तिलहनी फसल क्या क्या ले सकते हैं हमारे इस झारखंड में? हम तिल, फिर सरगुजा, कुसुम, फिर तीसी या फिर राई या तोरई, ये तिलहनी 4-5 फसल है जो हम लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी धान की तुड़ाई हो जाएगी तो आपको आपका खेत 2 से 3 बार जुताई करना है अच्छी तरह से, जिससे खरपतवार कम हो जाए, और पाटा फेर दीजिएगा। और फिर आप अपना जो भी तिलहनी फसल ले रहे हैं उसकी बुआई कर रहे। उसकी बुआई से पहले आपको उसमें है कि आपको गोबर खाद या फिर FYM होगा, या फिर आप अगर चूना का उपयोग करता है, चूना का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल और भी अच्छे से आएगी। तो जो पौधा है रोपने से पहले या बीज डालने से पहले आपको 15 दिन पहले कम से कम चूना और गोबर खाद डालना है। तो चूना है 3 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से डालना है, और गोबर खाद लगभग 5 टन के हिसाब से पर हेक्टर के हिसाब से आपको डालना है। मैडम, तिलहनी फसल में क्या क्या फसलें आती हैं? तिलहनी फसल में हमारे यहाँ पे सरगुजा आएगा, तीसी आएगा, राई या तोरई आएगी, फिर कुसुम आती है, सूर्यमुखी आती है। ये सब तिलहनी फसल में आता है। और इन सब का लगाने का समय जो है, जैसे ही धान की तुड़ाई हो जाए आपका लगाइए, और नवंबर के पहले हमें उसे लगाना है। मैडम, लगाने के बाद या लगाने से पहले किन किन चीज़ों का उचित देखभाल किया जाए? कीटनाशकों का क्या क्या चीज़ डाले जाए कि कीड़े पौधे में ना लगे? देखिए, कीड़ा नहीं लगे इसलिए आपको पहले तो सबसे पहले हमको है ना, एक तो सीड ट्रीटमेंट करनी है, अगर कोई भी बीमारी ना आए इसलिए बाविस्टिन या कोई भी कॉपर वाला जो भी है इसको बीज से उपचारित कीजिएगा। और आप अगर जैसे कि आपको मतलब जो भी खाद है जैसे नाइट्रोजन के लिए, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल को है ना नाइट्रोजन की अधिक मात्रा मिले। मतलब नाइट्रोजन का सप्लाई जो है वो एजोटोबैक्टर करवा देगा, और आपका जो नाइट्रोजन का उर्वरक डालना है वो कम लगेगा।
इसको आप कहीं से भी लाके बीज को लगाने से पहले आधा घंटा उसका घोल बनाइए, उसको बीज को उससे उपचारित करके छाया में रख के फिर उसको बुआई कीजिएगा। और जैसे कि आप खरपतवार रोकने के लिए प्री इमरजेंस 5 दिन पहले ही आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालना होगा, जैसे पेंडामेथिलाइन या फिर ब्यूटाक्लोर। ये आप है ना जो 5 दिन पहले आपको खेत में उसका स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीज लगाने के बाद आप डालेंगे तो वो उससे आपके पौधे को हानि पहुंच सकती है, इसीलिए इसका पहले ही उपयोग करना है। आपने मैडम बताया कि जो छिड़काव किया जाए तो कितनी मात्रा में की जाए और कितनी ज़मीन होनी चाहिए? ज़मीन आपकी जैसे ज़मीन होगी उस हिसाब से ही आपको छिड़काव, मतलब जैसे 1 या 2 ml पर स्प्रे मतलब पर लीटर के हिसाब से आपको उसका छिड़काव करना पड़ेगा। और जो भी है जैसे आपको बुआई के समय ही आपको उसका पूरा जो भी उर्वरक डालने हैं, जैसे कि आपको जितने भी है जैसे 40 से लेके 40 20 20 ऐसे। और इस जितनी भी तिलहनी फसल है उसमें सल्फ़र की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हमको सल्फ़र का भी उर्वरक डालना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं तीसी, सरगुजा या फिर राई या सूर्यमुखी होगा तो उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फ़र ये तीनों डालना होगा। इसकी मात्रा हर अलग अलग होती है। सिंचित के लिए हमें ज़्यादा उर्वरक देना पड़ता है और असिंचित होगा तो लगभग 20 से 30 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटाश और 20 kg सल्फ़र की मात्रा हमें डालनी होगी पर हेक्टर। सिंचाई कि झारखंड में सबसे अच्छे तीसी, सरगुजा और राई या तोरई ये बहुत अच्छे से आते हैं। राई और तोरई तो बहुत अच्छे से आती है, जिसके लिए सिंचन से मतलब जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है 1 या 2 है, तो लगभग 1 या 2 बारिश हो ही जाती तो हमें मतलब पानी देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। पर कभी देना पड़े तो हम कम से कम 1 या 2 ही इरिगेशन में ये फसल आ जाती है। तो जैसे ही धान की हमें कोशिश करना है कि हम अर्ली वैरायटी धान लें और जैसे ही धान की तुड़ाई हो तो हमें तुरंत अपना खेत तैयार करना है। जैसे कि हमने बताया कि 2 से 3 बार प्लविंग करिए, 1 बार पाटा फैलाइए और खाद डाल के तुरंत तैयार 8 या 10 दिन में खेत तैयार करके आपकी जो तिलहनी फसल है उसकी रोपाई कर दीजिएगा। मैडम झारखंड पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में सिंचाई की बहुत दिक्कतें होती है, तो झारखंड जो पठारी क्षेत्र है उसमें सिंचाई की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जो तिलहन जैसी फसलें अच्छे से उग सकें? जैसे कि तीसी हो गया या सरगुजा हो गया या राई हो गया, उसमें कम से एक ही इरिगेशन और बहुत बार तो बारिश आ ही जाती है नवंबर या दिसंबर के महीने में, तो उसी से होता है। अगर नहीं होगा तो आपके पास डोबा होगा, आप अपने यहाँ पे ना थोड़ा सा जो धान को हमें जल्दी लगाना है जिससे कि धान के खेत में नमी बनी रहेगी, तो जल्दी ज़्यादा नमी होगी तो जल्दी से ये उग के आ जाएगा और इसका जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो नहीं के बराबर हो जाए। तो बताओ आज के जो दुयो जानकारी रोन मिलक, एगो तो हो गलक कि तिलहनी फसल कर लगा कर आगे ओकर खेत कर तैयारी कैसे करब और बदलते मौसम में पशु मन कर देखभाल कैसे करब, ये दूगो जानकारी बेसन है। और किसान भाई बहन मन यहो बात तो कही रोरे मन के कि अगर रो ठीक कैसे जानकारी है तो हमके दे और हमार से कोई जानकारी चाहिए तो रोरे मन ले, मगर पत्राचार करे के है तो भाई पता को तो लिखे पड़ी, तो पता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरे मन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मैं के लिए दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।